कभी कभी तो लगता है कि इस देश में ईमानदारी की कोई कदर ही नहीं। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें एक अच्छा इंसान बनने की, लेकिन इस देश का करप्ट सिस्टम और यहाँ के ये भ्रष्टाचार नेता हमें घुटनों पे ले ही आएंगे। लेकिन अगर अंधेरा है तो कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण भी जरूर होगी, और इसी उम्मीद के सहारे हमारा जीवन टिका है। उम्मीद ऐसी कि कभी ना कभी कोई ना कोई तो जरूर आएगा और एक आम इंसान को इस गरीबी और करप्शन के दंगल से बाहर निकाल देगा। और हमारी आज की फिल्म की कहानी कुछ ऐसी ही है, जहां अपाहिज होते हुए भी एक शख्स ने इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ अपनी ईमानदारी की लड़ाई आखिरी दम तक नहीं छोड़ी। जितनी बहादुरी से उसने ये लड़ाई लड़ी, उतने ही बुरे तरीके से इस सिस्टम की सच्चाई हमारे सामने ला के रख दी। तो और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए हम देखते हैं हमारी आज की कहानी, जिसका नाम है जन गण मन। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी इन छोटी छोटी चीजों से ही हमें हौसला मिलता है आपके लिए नई नई कहानियां लेके आने का। और कहानियों की इसी कड़ी में आइए अब आज की कहानी देखें। शहर के बीचों बीच प्रोफेसर सबा मरियम की जली हुई लाश मिली है। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी है। शहर का सारा मीडिया और आम लोग भी अब इसी बारे में बात कर रहे हैं। और वहीं अपनी टीचर को इंसाफ दिलाने के लिए सबा के कुछ स्टूडेंट्स सड़कों पे उतर आते हैं। जोरों शोरों से सड़कों पे प्रदर्शन और सरकार और पुलिस सिस्टम के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो जाती है। स्टूडेंट्स की डिमांड है कि पुलिस और गवर्नमेंट तुरंत सबा के कातिलों को ढूंढ के उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। जब सबा जिंदा थी तो उसने कॉलेज में जरूरतमंद बच्चों के लिए हमेशा ही आवाज उठाई, और अब इस युवा शक्ति की बारी है कि वो अपनी प्रोफेसर के साथ हुए इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। अब स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट का दबाव सरकार पे पड़ने लगा है। इसीलिए सबा की मौत की तहकीकात करने के लिए सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है, और इस टीम को पुलिस डिपार्टमेंट के काफी होनहार और ईमानदार इंस्पेक्टर सज्जन सिंह लीड करते हैं। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सज्जन सिंह के सामने एक चश्मदीद गवाह सामने आता है, और अब उस चश्मदीद की गवाही की मदद से सज्जन सिंह 4 ऐसे लोगों को अरेस्ट करता है जिन्होंने सबा को जिंदा जलाया था। लेकिन गिरफ्तार होने के बावजूद भी दोषियों की आंखों में कोई पश्चाताप नहीं। इतनी घिनौनी हरकत करने के बाद इनकी आंखों में बिल्कुल भी शर्म नहीं, बल्कि उल्टा ये तो कानून और पुलिस का मजाक उनके चेहरे पे ही उड़ा रहे हैं, क्योंकि इन दोषियों को अच्छी तरह से पता है कि इनके पावरफुल पॉलिटिकल कनेक्शन इन्हें आज नहीं तो कल इस मर्डर केस से निकलवा ही देंगे। और होता भी कुछ वैसा ही है। सज्जन सिंह के सीनियर ऑफिसर्स उसे खबर देते हैं कि उसे अब इस केस से हटना होगा। उसके सीनियर ऑफिसर्स और पॉलिटिकल लीडर्स ने उसे एक छोटी सी सजा दी है, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलने की। सज्जन सिंह को समझ आ चुका है कि वो इन चारों दोषियों को कभी भी सजा नहीं दिला पाएगा। आज नहीं तो कल ये लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इस कानूनी दांव पेच से निकल ही जाएंगे। इसलिए इन चारों को एक दूसरी जेल में शिफ्ट करने के बहाने से सज्जन सिंह एनकाउंटर में इन चारों को मार देता है। और फिर इन चारों के एनकाउंटर की खबर मीडिया और आम लोगों के बीच आने पर सज्जन सिंह रातों रात एक स्टार बन चुका है। लोगों की नजरों में सज्जन सिंह अब एक ऐसा हीरो है जिसने इन चारों दोषियों का एनकाउंटर करके कानून और भ्रष्टाचारी नेताओं के आगे घुटने टेकने से साफ मना कर दिया। उसका तरीका बेशक गलत था, लेकिन उसने आखिर सबा को इंसाफ दिला ही दिया। लेकिन सज्जन सिंह की गई ये हरकत कई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की नजर में एक अपराध है। वो 4 मरने वाले लोग चाहे मुजरिम ही क्यों ना हो, लेकिन उनको इस तरह एनकाउंटर में मार देना सरासर अपराध है, जिसकी वजह से ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट सज्जन सिंह को अदालत के कटघरे तक ले आते हैं। ये केस अब एक कानूनी रूप ले चुका है, और इस एनकाउंटर के असली या फर्जी होने का अब अदालत ही फैसला करेगी। लेकिन इससे पहले कि मामले की सुनवाई शुरू हो पाती, सज्जन सिंह पे मुश्किलों का एक और पहाड़ टूटता है। स्कूल गए उसके बेटे को एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी है, जिसमें उसके बेटे को भयंकर चोटें आई हैं। सज्जन सिंह पे तो मानो जैसे सारी मुश्किलों का पहाड़ एक साथ ही टूट गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी उस मरने वाली लड़की सबा के परिवार वाले और आम जनता के बीच सज्जन सिंह अभी भी एक हीरो ही है। ये कानून बेशक उसके खिलाफ हो चुका है, पर आम लोगों का साथ उसे अभी भी मिल रहा है।
अब कोर्ट में अपनी दलील पेश करते हुए सज्जन की तरफ से केस लड़ने वाले वकील कहते हैं कि जेल शिफ्ट करने के दौरान उन चारों मुलजिमों ने सज्जन सिंह और उसकी टीम पे हमला कर दिया और फिर इसीलिए जवाबी कार्रवाई में उन चारों की मौत हो गई। वो सज्जन सिंह के इस रवैये को सही ठहराते हैं। उन्होंने कोर्ट को ये भी बोला कि ये चारों तो वैसे भी एक क्रिमिनल थे जिन्होंने सबा को मार के उसकी लाश को जला दिया और इसीलिए इन क्रिमिनल्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए हमें इंस्पेक्टर सज्जन सिंह जैसे ईमानदार और होनहार पुलिस वाले को इस केस से बाइज्जत बरी कर देना चाहिए। लेकिन वकील साहब की बातें सुन के डिफेंस में खड़े वकील एडवोकेट अरविंद अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। बहुत ही बेबाकी के साथ एडवोकेट अरविंद का सबसे पहला सवाल कोर्ट से यही है कि आखिर जब तक इन चारों का गुनाह साबित नहीं हुआ था तो इन्हें क्रिमिनल कह के कोर्ट में क्यों बुलाया जा रहा है। इन्हें क्रिमिनल या निर्दोष बताना तो कोर्ट का काम था और फिर इन्हें कोर्ट में बिना पेश किए ही क्यों इन पे क्रिमिनल का वो धब्बा लगाया जा रहा है। आखिर इंस्पेक्टर सज्जन की ऐसी क्या मजबूरी रही जो उन्होंने इन चारों को एनकाउंटर में मारना ज्यादा सही समझा। उनकी इस हरकत से तो साफ पता चलता है कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ ऐसा जो वो नहीं चाहते कि पब्लिक में कोर्ट के सामने आ जाए। और फिर उस चश्मदीद गवाह से पूछताछ करने पे अरविंद कोर्ट को बताते हैं कि इस चश्मदीद गवाह ने उन चार लोगों को लाश जलाते हुए देखा था, ना कि उसे मारते हुए। तो फिर क्यों उन चारों को सबा का कातिल कह के बुलाया जा रहा है। जज साहब, मेरा यकीन मानिए, ये केस जितना सीधा लग रहा है उतना सीधा है नहीं। एडवोकेट अरविंद के पूछे गए ये सवाल कोर्ट में बैठे सारे लोगों के कान खड़े कर देते हैं, क्योंकि उस चश्मदीद गवाह ने तो वाकई में उन चारों को लाश जलाते हुए देखा था, पर उससे पहले वो लाश वहां कैसे आई और सबा को किसने मारा ये चश्मदीद ने कभी नहीं देखा। लेकिन कोर्ट में अरविंद का अगला गवाह ये साबित कर देगा कि इन चारों ने सबा का खून नहीं किया। इसके बाद अरविंद जैसे ही कटघरे में रमेश नाम के इस शख्स को बुलाते हैं, एक फ्लैशबैक शुरू होता है। फ्लैशबैक में रमेश पुलिस स्टेशन और उस कॉलेज के चक्कर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस कॉलेज में सबा भी प्रोफेसर थी। दरअसल रमेश की बेटी विद्या इसी कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन जब वो छुट्टियों के दौरान भी अपने बाप के पास गांव में नहीं गई तो उसके पिता उसे ढूंढते ढूंढते शहर तक आ गए। कॉलेज पहुंचने पे उनकी मुलाकात सबा से हुई और वो अपनी गुम हुई बेटी विद्या के बारे में सबा को बताते हैं। उनकी मदद करते हुए सबा उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहां पुलिस वाले सबा और उस लड़की के पिता को वो गायब हुई लड़की की लाश दिखाते हैं। उस मरी हुई लड़की विद्या का चेहरा देख के सबा को याद आता है कि मैं पिछले हफ्ते विद्या से मिली थी। विद्या को सबा ने लाइब्रेरी में रोते हुए देखा था, लेकिन जब उससे सबा पूछने गई कि सब कुछ ठीक है तो विद्या ने एक बहाना बनाते हुए सबा को वहां से भगा दिया। लेकिन विद्या की मौत के बाद सबा को शक होता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। विद्या के दोस्तों से पूछताछ करते हुए उसके हाथ विद्या का फोन लगता है जिसमें विद्या ने अपना सुसाइड नोट छोड़ा है। सुसाइड नोट में विद्या लिखती है कि उसकी मौत का कारण प्रोफेसर विश्वनाथ हैं। विद्या एक होनहार और पढ़ाई में काफी होशियार स्टूडेंट थी। उस कॉलेज से वो अपनी पीएचडी कर रही थी, लेकिन उसकी पीएचडी की रिसर्च को बार बार रिजेक्ट करते हुए प्रोफेसर विश्वनाथ ने उसे हर साल ये पढ़ाई रिपीट करने के लिए कहा। विद्या का कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक छोटी जात से थी और प्रोफेसर विश्वनाथ की छोटी और घिनौनी सोच के आगे विद्या की पढ़ाई भी कम पड़ने लग गई। अब क्योंकि प्रोफेसर विश्वनाथ एक ऊंची जात से थे और विद्या जैसी लड़की का एक छोटी जात से आना और फिर इतनी पढ़ाई लिखाई कर लेना उन्हें बिल्कुल रास नहीं आया और वो किसी न किसी बहाने से अपनी भड़ास विद्या पे निकालने लगे। और अब पढ़ाई खत्म ना होने की वजह से विद्या की नौकरी भी नहीं लग पा रही, और अगर उसकी नौकरी नहीं लगेगी तो गांव में बैठे अपने पिता का कर्जा कैसे उतारेगी। ये चिंता विद्या को खाने लगी, जिसके प्रेशर में आके उसे सुसाइड ही करना पड़ गया। सबा को जब इस बात का पता चला तो उसने कॉलेज के प्रिंसिपल और बोर्ड मेंबर्स के सामने इस बात को उठाया, पर कॉलेज के प्रिंसिपल को अब ये डर सताने लग गया है कि अगर ये मामला मीडिया में आ गया तो उनके कॉलेज की थू थू होगी। इसलिए सबा को समझाते हुए वो इस मामले को दबाने की कोशिश करते हैं, पर एक निर्दोष लड़की के मरने के बाद अब सबा चुप रहने वाली नहीं। सबा प्रोफेसर विश्वनाथ को धमकाते हुए कहती है कि अगर कल सुबह तुमने जाके अपना गुनाह पुलिस के सामने कबूल नहीं किया तो मैं ये सारे सबूत पुलिस में दे दूंगी। जिसके तुरंत बाद सबा कॉलेज से घर की तरफ निकलती है। रास्ते में सबा की स्कूटी खराब हो गई,
जिसे देख के पीछे से आ रहे विश्वनाथन ने अपनी गाड़ी से सबा को कुचल दिया। अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए उन्होंने उस बेचारी सबा को वहीं रोड पे कुचल के जान से मार दिया और उसकी लाश को वैसे ही छोड़ के घर भाग गए। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है, जब पुलिस को पता चला कि सेंट्रल कॉलेज की एक प्रोफेसर की लाश ऐसे रोड पे मिली है, तो डीएसपी सज्जन सिंह ने अपना दिमाग लगाते हुए बड़ी ही चालाकी से इस डेड बॉडी का फायदा उठाने का सोचा। दरअसल सज्जन सिंह को जब सबा की डेड बॉडी की खबर मिली, उस समय वो कर्नाटका के सीएम के साथ थे। अब क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहे हैं, तो सीएम साहब अपने सारे करीबी अफसरों और सलाहकारों के साथ बैठ के इस इलेक्शन को जीतने की रणनीति बना रहे थे। अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान सीएम और उसकी पार्टी ने कई सारे घोटाले किए हैं। इनकी पार्टी के नेताओं का कई क्रिमिनल केसेस में नाम शामिल है और यही कुछ कारण हैं जिनकी वजह से सीएम साहब को इन इलेक्शंस में अपनी कुर्सी जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ठीक इसी समय सबा की मौत की खबर उनके लिए वरदान बन के आई। इन दरिंदों ने एक छोटे से हिट एंड रन केस को पॉलिटिकल एंगल देने के लिए सबा की वो जली हुई लाश शहर के बीचों बीच फेंकवाई। फिर मीडिया और खबरों में सबा की मौत की खबर को बार बार दिखा के एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। 4 भाड़े के लोगों को पकड़ के इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी उस सज्जन सिंह को दे दी। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया सिर्फ आम लोगों का ध्यान चीफ मिनिस्टर और उनके काले धंधों से हटाने के लिए, और बेचारी भोली भाली आम जनता इन चालाक भेड़ियों के जाल में फंसी और सज्जन सिंह को एक हीरो समझ लिया। लेकिन ये सारा प्लान बिल्कुल सही तरीके से जा रहा था, पर फिर कहानी में एंट्री हुई अरविंद की और एडवोकेट अरविंद ने इंस्पेक्टर सज्जन सिंह और चीफ मिनिस्टर नागेश्वर राव का असली चेहरा आम जनता के सामने लाया। अरविंद के पेश किए हुए सारे सबूत कोर्ट में देखने के बाद जज साहब सज्जन सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। लेकिन इस समय कहानी में एक छोटा सा फ्लैशबैक चलता है और हमें पता चलता है कि इस केस के सारे सबूत और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अरविंद को देने वाला कोई और नहीं बल्कि सज्जन सिंह ही था। शुरू में सज्जन सिंह ने ये सारी प्लानिंग सीएम साहब के लिए की तो थी, पर सबा की माँ की आंखों में वो दर्द देख के सज्जन सिंह पिघल गए। ठीक उसी समय सज्जन सिंह के बेटे का जो एक्सीडेंट हुआ था, दरअसल वो सीएम नागेश्वर राव ने ही करवाया था। सज्जन के बेटे का एक्सीडेंट नागेश्वर की तरफ से सज्जन के लिए एक चेतावनी थी कि अगर इस मामले में उसने अपना मुंह खोला तो उसके बेटे की जान खतरे में हो सकती है। और फिर इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सज्जन ने फैसला किया कि वो अपने पापों का पश्चाताप करेगा। पहले तो उसने अपने खिलाफ सारे सबूत अरविंद को मुहैया कराए। सज्जन सिंह का भेजा गया एक कांस्टेबल अरविंद के पास इस केस की एक फाइल लेके गया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सज्जन सिंह ने अरविंद को ही क्यों चुना। तो दरअसल अरविंद और सीएम नागेश्वर राव की एक पुरानी हिस्ट्री थी, जिसके बारे में सज्जन सिंह को काफी अच्छी तरह पता था। सज्जन सिंह की तरह ही एडवोकेट अरविंद भी काफी होनहार और एक ईमानदार पुलिस वाला था, और अपने पुलिस के कार्यकाल के दौरान अरविंद ने सीएम नागेश्वर राव की नाक में दम कर दिया। नागेश्वर शुरू से ही एक भ्रष्टाचार और करप्ट नेता था, और फिर उसके 2 नंबरी धंधों को बंद करवा के अरविंद ने उसका जीना हराम कर रखा था। लेकिन अपनी ताकत और पैसे का इस्तेमाल करके नागेश्वर ने अरविंद को झूठे केस में जेल में भेज दिया। अपनी आधी जिंदगी जेल में बिताने के बाद अरविंद जब घर वापस लौटा तो उसकी पत्नी उसे दुनिया से छोड़ के जा चुकी थी। इसके बाद अरविंद ने वकालत की पढ़ाई की और फैसला किया कि एक न एक दिन नागेश जैसे दरिंदे से वो बदला लेके रहेगा। इस इंतजार में अरविंद बूढ़ा हो गया, लेकिन जब उसके सामने ये केस आया, उसने बड़ी ही ईमानदारी और बहादुरी से सीएम नागेश्वर का असली चेहरा मीडिया के सामने ला के रख दिया, जिसका नुकसान नागेश्वर को आने वाले इलेक्शन में हुआ। नागेश्वर की पार्टी एक नई स्टूडेंट यूनियन से हार गई और अब नागेश्वर इस प्रदेश का सीएम नहीं रहा। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी यही खत्म होती है। हौसले और ईमानदारी की मिसाल एडवोकेट अरविंद जैसे कई ही ऑफिसर्स ना जाने इस करप्ट सिस्टम के शिकार हो जाते हैं। कईयों ने तो हार नहीं मानी, और उसमें से कुछ हैं जो बेचारे उस विद्या जैसे इस सिस्टम के आगे घुटने टेक देते हैं। और हमारी आज की कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर दुनिया में अंधेरा है तो कहीं न कहीं रोशनी की उम्मीद भी उसी के साथ चली आती है। कभी सबा जैसे प्रोफेसर बनके तो कभी अरविंद जैसा एडवोकेट बनके, लेकिन आती जरूर है।
तो अब अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार मेरे साथ जरूर शेयर करें। इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक और यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि ऐसी और नई कहानियां लाने का हौसला मुझे वहीं से मिलेगा। बाकी अब मैं आपको एक नई कहानी में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय।